शौकत खानम की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर अलीमा बीबी हैं और अगर उनकी प्रॉपर्टीज बाहर निकलती हैं तो शी हैज बीन रेसिपिएंट कस्टोडियन ऑफ दैट पब्लिक मनी। अलीमा खान साहिबा के आते अकाउंट उस पर दूसरा रवैया इख्तियार कर लिया जाता है। इमरान नियाजी का अपना दामन दागदार है, क्या है? दागदार है। तो आप किस मुंह से ऑपोजिशन के खिलाफ रोज जोर और डॉक्टर किनारे लगाते हैं? अपनी कमाई की है, 20 साल काम किया है। मशीनों पे लोग काम करते हैं पाकिस्तान में। आपकी जो एक्सपोर्ट्स है, आप जरा चेक करें आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी है पाकिस्तान में। जो आपका फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है वो किस चीज़ से आ रहा है? एक्सपोर्ट से आ रहा है ना, और सिलाई की मशीनों से आ रहा है। अलीमा खान साहिबा ने प्रॉपर्टीज बनाई, मुमकिन है कि उन्होंने जायज़ आमदनी से बनाई हो, लेकिन अगर आमदनी जायज़ है तो उसको छुपाने की क्या जरूरत थी? पाकिस्तान में जो उनके एसेट्स की डिक्लेरेशन थी उसके अंदर क्यों उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया? अब ये सिलाई मशीन वाली कहानी जो है ना वो बिकने वाली नहीं है। वो कहती है पाकिस्तान की जितनी एक्सपोर्ट हो रही है वो मेरी सिलाई मशीन की वजह से हो रही है। हमारा दामन आज भी साफ है, आज भी अपना जो है वो शरीफ खानदान के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन नहीं साबित हो सकी। 5 महीने इन्होंने नारे लगाए। मोमिन डैम जो कि इस वक्त बनने जा रहा है और मुल्क के लिए एक बड़ी खुश आइंद बात है। मोमिन डैम उसका फैसला कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने का उसकी जिम्मेदारी पीटीआई गवर्नमेंट की है, पीएमएल की नहीं। क्या ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी कि अगर एक बिड रह गई थी और दूसरी बिड को टेक्निकली उसको नॉकआउट कर दिया गया था? अगर एक ही बिड हो तब भी आप कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर सकते हैं, मगर उसकी कोई साथ उसकी अटैच रिक्वायरमेंट्स हैं। वो इस तरह स्टैंड अलोन आप अवार्ड करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ज़ाते खुद तनकीद का निशाना बनेंगे। तो सेकंड थिंग जो मुझे सुनाई दे रही है और सब पार्टीज भी सोच रही हैं कि नैब के चेयरमैन के पास जाए। नैब के चेयरमैन के पास तुम लोग जाओगे क्यों? नैब के चेयरमैन को पार्लियामेंट के सामने हाजिर होना चाहिए। मैंने तो बड़े नैब देखे हैं और मैं देखता रहूंगा, ये तो मसला ही नहीं। बात यह है कि जिस दिन आपको बुलाया जाएगा तो फिर क्या होगा, मसला ये है। अस्सलामुअलैकुम, इख्तिलाफ राय में खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ इकरा हारिस। आज के सियासी मंजरनामे में बहुत हलचल रही लेकिन रिलीफ की खबर आई शरीफ खानदान के लिए और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजा मौतली के खिलाफ जनाब की दरख्वास्त थी, उसे मुस्तरद कर दिया गया। अब सवाल यह है कि ये रिलीफ का सिलसिला क्या आगे भी शरीफ खानदान को मिल सकता है? इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी जानिब आज अलीमा खान साहिबा ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए ये बताया कि उन्होंने सिलाई की मशीनों से काम करके इतना कमाई की है और अपनी प्रॉपर्टीज बनाई है। तो सवाल यहां पर यह भी उठता है कि अगर आपके ज़राए आमदन जायज थे तो फिर उन्हें 2017 तक छुपाने की क्या जरूरत थी और टैक्स एमनेस्टी स्कीम का इस्तेमाल आपने क्यों किया? उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सिलाई मशीनों का मजाक उड़ाया गया है, हालांकि उन्होंने जायज तरीका आमदन से इतनी कमाई की और फिर प्रॉपर्टीज बनाई और शौकत खानम से जो जोड़ा जा रहा है उन्हें, वो बिल्कुल गलत है और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के एक और यू टर्न की अगर बात करें तो तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जाता रहा है और तनकीद भी की जाती रही है पिछले दौरे हुकूमत में जो सूबाई हुकूमतों और सूबाई अरकान असम्बली को फंड्स जारी हो रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर सूबाई असम्बली के रुपए 10 करोड़ रुपए के फंड्स के इजरा का फैसला कर लिया है। और कराची के हवाले से जो फैसला किया गया है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जा रही है और वफाकी हुकूमत इस अथॉरिटी के तहत वहां पर हर रुकन असम्बली को जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है उसे फंड्स जारी करेगी और सूबाई हुकूमत का इसमें कोई रोल नहीं होगा। आज असम्बली में भी काफी गर्मा गर्मी देखी गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से कहा गया कि उन्हें नैब से तो कोई डर नहीं, उन्हें गम है तो इस बात का है कि अगर आप नैब के सामने पेश हो गए तो क्या होगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से भी शदीद तनकीद का हुकूमत को निशाना बनाया गया। मोमिन डैम के इशू पर एक मरतबा फिर से सवाल उठाया गया। इन तमाम तर मामलात पर हम आज बात करेंगे और अपने गेस्ट का तारुफ भी आपके साथ कराएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। शो का आगाज करेंगे। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी भी आज के प्रोग्राम में शामिल होगी और इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगी मुस्लिम लीग नून की रानुमा मेंबर नेशनल असेंबली माइजा हमीद साहिबा। बहुत शुक्रिया माइजा आपके वक्त का। सबसे पहले तो एक अच्छी खबर आज आपके लिए आई, रिलीफ मिला है शरीफ खानदान को, क्या कहेंगी इस फैसले पर? देखिए जी, बड़ी खुशाइन बात है, रूल ऑफ लॉ है और सबूतों के ना मिलने की वजह से, और वैसे भी जो है कोर्ट का, जो हाई कोर्ट का फैसला अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, ये बड़ी खुशाइन बात है और अल्लाह मियां ने बड़ी मेहरबानी किया। और इंशाल्लाह जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी रिहा होंगे, क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं है, ना इनके पास कायदे इख्तिलाफ के खिलाफ सबूत है, ना इनके पास कोई ठोस मुकदमा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर। बहरहाल जो है ये बहुत खुशाइन बात है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जो है इंसाफ का बोलो मतलब इंसाफ हो रहा है। वैसे हमारे साथ पहला फैसला भी इसी अदालत से आया था। हालांकि सॉरी आई वांटेड टू ऐड, हालांकि बात ये है कि नैब का जो गवर्नमेंट के साथ अनहोली अलायंस है और जो प्रेशराइज गवर्नमेंट कर रही है उनको, नैब वालों को, कि वो हर किसी को करप्शन के केस में, ऑपोजिशन को प्रेशराइज करके करप्शन के केस में जो है अंदर डाला जाए। उसके बावजूद जो है अगर इस तरह के फैसले आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई इदारे जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, कोई ना कोई इदारों। चलिए ठीक है, अब आपको उम्मीद है कि आगे भी कुछ अच्छा होने वाला है। माइज़ा हमारे साथ ही रहेगा। आरिफ हमीद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, आज जो ये फैसला आया है शरीफ खानदान के लिए एक रिलीफ है, और आप समझते हैं कि आगे जाके भी ये सिलसिला कंटिन्यू हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं जुल्म सहना भी तो जालिम की हमायत ठहरा, जुल्म सहना भी तो जालिम की हमायत ठहरा, खामोशी भी तो होती है पुश्त पनाही की तरह। अभी जो मुस्लिम लीग नून की लीडर थी, मेरे कान में शायद सुन नहीं रहे, उन्होंने कहा इंसाफ का बोल बाला हुआ, इंसाफ जिंदा हो गया। जब मुझे माजी के झरोकों में मैं झांकता हूं तो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, कायदे मुस्लिम लीग नून सदाबहार कैदी कहते थे कौन है जिन्होंने तुम्हारे लीडर को नहल किया, इन 5 जजों को उठा के बाहर फेंको। मोहतरमा कहती थी मुनसब मदइयों के साथ बन गए हैं, मुनसब मदई और मदई के साथ बन गए हैं, नजरिया हम पे मुसल्लत करना चाहते हैं, जज पिटिशनर का साथ दे रहे हैं, आला अदलिया पार्टी बन गई है। आज वही मोहतरम 5 जज साहबान ने बहुत अच्छा फैसला किया। मैं कल भी कह रहा था सुप्रीम कोर्ट के बाद अल्लाह की अदालत है, अगर आज ये फैसला जमानत ना आता तो फिर इन अदारों को बुरा भला कहना था, फिर 5 जजों को बाहर फेंकना था, फिर ये 5 कौन होते थे वहां पर मुसल्लत खत्म करने की। देखिए पाकिस्तान में इंसाफ वो होता है जो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हो, जो हर ताकतवर की मर्जी के मुताबिक हो। आज का दिन बहरहाल मरियम नवाज के लिए बेहतर है और हमजा के लिए एक बुरा दिन है। हमजा के अभी भी केस पेंडिंग है, नवाज शरीफ साहब के अभी भी केस पेंडिंग है, शहबाज साहब के अभी भी केस पेंडिंग है। तो मेरा ख्याल है जो सरगोशियां हो रही थी, गर्म जोशियां हो रही थी कि मरियम पे मेहरबानी की जाए, तो अब इस केस के बाद मरियम के पास कोई केस नहीं रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है ये केस बनता ही नहीं, वो तो फैसला तकरीबन आ चुका है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है आज के फैसले के बाद मरियम की सियासत को ताकत मिली और 2 अदारे मजीद बदनामी से बच गए। एक अच्छा फैसला आइन और कानून के मुताबिक हुआ। खुदारा बाकी तमाम करप्शन के केस भी फेवर में कर दें, क्योंकि कम से कम अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला गालियां देने वालों की जुबान थोड़ी सी सुस्त पड़ जाएगी। ठीक है माइज़ा, क्या कहेंगी आप? आरिफ साहब कहते हैं कि पहले यही वो अदालतें थी जिन्होंने पहले खिलाफ फैसला दिया था, और शहबाज शरीफ और हमजा के लिए अभी भी कुछ मसला है, हमजा के लिए कड़ा वक्त आने वाला है। देखिए जी, प्रेडिक्शन भट्टी साहब भी कर सकते हैं कोर्ट के बारे में, मैं तो नहीं कर सकती। कोर्ट और जज जाने उन्होंने क्या फैसला करना। दूसरी बात यह कि प्रदर भट्टी साहब ने कहा मैं मुस्लिम लीग नून की लीडर हूँ, मैं लीडर नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरा नाम माइज़ा हमीद है। तो तीसरी बात यह है कि जो हमें बार बार कहा जाता है, जो हमें ताने दिए जाते हैं कि हम
जो है कोर्ट को ये कहते रहे हैं, कोर्ट को वो कहते रहे। बात ये है, देखिए एक रियलिटी भी है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने नैब की 180 से ज्यादा जो हैं पेशियां भी भुगती हैं। कायदे इख्तिलाफ जो हैं वो भी नैब के ज़ेरे हिरासत हैं, हालांकि अभी तक कोई सबूत नहीं मिला, 3 महीने हो गए हैं। तो अगर कोर्ट की जो है इज्जत कर रहा है या कोर्ट की डिसीजन को मान रहे हैं तो वो PMLN वाले मान रहे हैं, और पहले कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं मानी और ना कोई इतनी पेशियां भुगती हैं। तनकीद भी तो शदीद की ना माइजा कि हम गालियां नहीं निकाल रहे, हम उनकी डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा इकरा मैं अर्ज करूं, उनको मान रहे हैं। इकरा मैं अर्ज करूं, जी 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 आरिफ साहब, माइजा हमीद साहिबा की तो यकीनन हर लीडर की, पॉलिटिकल लीडर की ख्वाहिश है अपने लीडर को डिफेंड करे, वो तो इनका राइट है, मैं इनसे वो नहीं छीनूंगा। जो इन्होंने कोर्ट को कहा ना कि 5 को बाहर फेंको, अगर कोई 4-5 है ना चला दे इस कौम को, थोड़ा सा तो पता चले इंसाफ, वो जो पिया मन भाए। यार जब ये जज सजा दे तो इनको बाहर फेंक दो, ये मुल्जिमों के साथ मिल गया, मदइयों के साथ मिल गया, ये होते कौन है, इनको छोड़ेंगे नहीं, ये अवाम 20 करोड़ अवाम का फैसला कैसे करेंगे। आज इंसाफ का बोलबाला हो गया, ये इंसाफ का बोलबाला हो गया या झूठे का मुंह काला हो गया, इसका फैसला तो अवाम करेंगे। ठीक है। अच्छा माइजा, मैं चाहूंगी कि आप इस पर भी कमेंट कर दें। जी माइजा, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, क्या जी माइजा, मैं चाहूंगी आप इस पर भी कमेंट कर दें। फवाद चौधरी साहब हमेशा से तो ये कहते रहे हैं कि NRO नहीं देंगे, NRO नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी है कल। वो ये कहते हैं कि उन पर शदीद दबाव डाला जा रहा है कि नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ समझौता किया जाए। आप समझती हैं ये स्टेटमेंट जो दी है फवाद चौधरी साहब ने, कहाँ से दबाव डाला जा रहा है उन पर? देखिए मेरी बात सुने, फवाद चौधरी साहब के जो है ना, बस नाइट में तो जो इल्जाम तराशी वो करते हैं सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाहर, वो इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी कोई परफॉर्मेंस कोई नहीं है। महंगाई का ये हाल है कि आम आदमी जो है वो रो पड़ा है। गैस का ये हाल है कि गैस की लोड शेडिंग जो है बढ़ती जा रही है। LNG का इनका जो है बहुत बड़ा जो है जो ड्रामा है, और उस डिले की वजह से आम आदमी को LNG और फैक्ट्रीज को LNG नहीं फराहम हो रही। बिजली का जो है 8-8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तो इन सारी चीजों के फल से तवज्जो हटाने के लिए जो फवाद चौधरी साहब है रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और करप्शन करते हैं। मुझे ये बता दें कि 5 महीने में इन्होंने कोई प्रोग्रेस बताई? अच्छा, वैसे आपकी जमात की जानिब से कोई दबाव तो नहीं डाला जा रहा ना, या डलवाया जा रहा है जिस तरह वो कह रहे हैं? कुछ ऐसी बात तो नहीं है ना? देखिए वही तो मैं कह रही हूँ कि जो इंसान झूठ बोल रहा है, इल्जाम तराशी कर रहा है, वो कुछ भी कह सकता है। अब आप पहले वो NRO करते थे तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा, कायदे इख्तिलाफ ने कहा, आप तो NRO बार बार कहते हैं, तो आप आ जाएं, आप असेंबली में इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट आ जाएं, आके अपनी वजाहत पेश कर दें कि उनको किसने ये इशारा किया है कि कोई NRO मांग रहा है। उस बात से वो भाग गए। तो बात ये है कि जो लीडर ये कहता हो कि यू टर्न तो जो है बहुत बड़े बड़े लीडर लेते हैं और हिटलर उनका जो है वो रोल मॉडल हो, उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? ठीक है आरिफ साहब, आप तो बड़े बाखबर रहते हैं। ये जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि उन पर दबाव शदीद है कि समझौता कर लिया जाए, कहाँ से डाला जा रहा है दबाव, और क्या वो इस पोजीशन में है कि NRO हुकूमत कर सके? इकरा सियासतदान काबिल एहतराम, गुजारिश है कि आपने आज तक कभी करप्शन की रसीद देखी है जिंदगी में? मैंने तो नहीं देखी। NRO जो होता है, NRO क्या होता है? गिव एंड टेक। आप मेरी ये फेवर करें, मैं आपको ये कर देता हूं। कभी इसकी रसीद होती है? मैंने नहीं देखी। उसकी जिंदा मिसालें देने लगूं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हर दिल अजीज मुजरम जेल में थे। नवाज पता नहीं मुशर्रफ के साथ क्या हुआ क्या नहीं। पाकिस्तान 1947 से बाद एक मुझे बंदा चाहिए जिस जेल के बंदा मुजरम हो, जहाज आए, पाए पकाने वाला, सिरी पकाए वाला, दबाने वाला, मसाज करने वाला साथ ले जाए। वो उसको NRO कहते हैं या LMC कहते हैं, मुझे नहीं पता, लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। उसके बाद बाहर से 10 साल के लिए गए और मैं सऊदीयन सफ़ीर आया, उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, वो भी मुआहदा नहीं होगा, झूठ बोल रहा होगा। गलतियां नहीं करते हम सारे लोग। दूसरी बात, करप्शन के इल्जाम सियासतदान पर मैंने और आपने नहीं लगाए। ठीक है, खुद मियां शहबाज साहब की हुकूमत थी, वो कह रहे थे इलेक्शन से पहले कि मैं इनके गले में पटा डाल के घसीटूंगा और मुल्क से लूटा हुआ माल
वापिस लेकर आऊंगा, वापिस लेकर आऊंगा। स्विस केस में 600 मिलियन किसके हैं, सिरे महल किसका है, फलां किसका है। उनकी 5 साल हुकूमत रही, उनमें से कितने पैसे आए? अगर उसको एना और गिव एंड टेक नहीं कहते तो क्या कहते हैं? जरदारी साहब कहते थे नासूर। नासूर जिस्म का सबसे वो खतरनाक हिस्सा होता है इंसान का, जिसको तन से जुदा कर देना चाहिए। नाक मेरा नसूर बन गया तो काट देना चाहिए, कान है। तो मुझे बताए कौन सी ऐसी चीजें दोनों को इकट्ठी ले आई हैं अचानक? ये कौन सा प्यार मोहब्बत जागा है? कौन सी लैला मजनू हीर रांझा सोनी महिवाल की कहानी बनने लगी है कि जो पार्टी एक दूसरे को नसूर कहती थी, एक दूसरे को कहती थी गले में घसीटूंगी, कौन सी मजबूरी इन्हें इकट्ठे ले आई है? तरीके इंसाफ के समझौते और दबाव का जिक्र कर रही है आरिफ साहब। तो दबाव तो पड़ता रहा, इसमें दो राय कौन सी है? नवाज शहबाज शरीफ साहब इस वक्त देखें, एक तो इंटरनेशनल पावर्स है, दूसरा इमरान खान के पास नंबर गेम इतना ज्यादा नहीं है, दूसरा मेरा एक दोस्त फैज बख्श है, वो जिसको कहता है ना मैं तुझे इस्लामाबाद पहुंचाऊंगा वो पहुंचा देता है, उसके पास बड़ी तेज रफ्तार सवारी है। तो फैज बख्श बड़ी मेहरबानियां करता है, तो पाकिस्तान में होता रहता है गिव एंड टेक, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसी JIT को जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला दिया तो आसफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी ने कितनी तारीफें की। आज जिस सुप्रीम कोर्ट का बोलबाला कह रहे हैं उसी ने नवाज शरीफ को सादको अमीन ने ही झूठा करार दिया। उस फैसले पर आज माइजा साहिबा क्या फरमाती हैं, हमारे कान वो भी सुनने के लिए तरस रहे हैं। वो झूठा फैसला देने वाली सुप्रीम कोर्ट अच्छी थी या उस वक्त इंसाफ का ढोल फट गया था या बोलबाला हुआ था? ठीक है जी, माइजा कुछ कहेंगी आप, कौन सा फैसला ज्यादा बेहतर था? क्योंकि अदालत तो एक ही थी जहां से दोनों फैसले आए हैं। देखिए मेरी बात सुने, भट्टी साहब को समझाएं कि फैसला जो भी था वो फैसला कोर्ट ने करना था। उसको उस फैसले की जो कमेंट कर रहे हैं जिस फैसले के ऊपर या जज के ऊपर फैसले के कमेंट कर रहे हैं, ये जजों का फैसला है। भट्टी साहब ने तो पहले भी कमेंट नहीं किया था हमारा फैसला, मैं आज जाना तौर पे कहना चाहती हूँ, हमारा फैसला ये था कि पार्टी का कि हम जी जो कोर्ट कहेगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें हमारे जो करप्शन की बात बार बार करते हैं, इनसे ये पूछें कि जो इमरान खान साहब हैं उनके जो मदीना की रियासत की बात करते हैं, उनसे ये पूछते हैं कि अलीमा खान बाजी जो हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको जो है वो क्या कहते हैं, हलाल कहते हैं। जो न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी बनाई गई है उसको क्या वो हलाल कहते हैं? क्या ये प्रॉपर्टी ठीक है? जो सवाल माइजा आपने उठाया है ना अलीमा खान का, और आज जो उन्होंने खुद भी कहा कि सलाई मशीनों के जरिए कारोबार करके उन्होंने इतनी दौलत कमाई और फिर जायदादें खरीदी, आज पे उनका तज्जिया लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ आप भी रहिएगा। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब ने भी, आरिफ हमीद साहब भी हमारे साथ मौजूद है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुर्तज़ा वहाब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। सबसे पहले शौकत बसरा साहब, वेलकम टू द शो। फवाद चौधरी साहब बातें करते हैं हुकूमत पर कि उन पर दबाव है कि समझौते करने के लिए कि पाकिस्तान पीपल्स लीग से समझौता किया जाए, बड़ा शदीद दबाव डाला जा रहा है। और दूसरी जानिब अलीमा खान साहिबा ने आज वजाहत दे दी है, वो कहती हैं कि सलाई मशीनों के कारोबार से इतना पैसा इकट्ठा हो गया। इकरा, पहले मैं थोड़ा सा लेट आया, उसकी माजरत चाहता हूँ। गुजारिश ये है कि जिसके ऊपर भी उन्हें सब प्रूफ है उसको देना पड़ेगा, खा वो अलीमा खान है, खा आसिफ साहब हैं, खा मियाँ नवाज शरीफ हैं। अदालतें आज़ाद हैं, नैब का अदारा आज़ाद है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इंटेरोगेशन हर किसी से होनी चाहिए और नो बॉडी इज़ अबव लॉ। खा वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, खा प्राइम मिनिस्टर की बहन है, और अभी देखिए ना 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म लूट मार, करप्शन, चोरी, टकेमारी में अंदर पड़े हैं, जेल के अंदर। अभी मैं माइजा मेरी बहन अगर हैं तो वो चली गई, नहीं है तो वो मेरी बात सुन लें। अभी हम 2-3 शोज़ में इकट्ठे थे। जब अदालतें फैसले अच्छी करती हैं तो वाह 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 अदालतें बहुत अच्छी हो जाती हैं। अदरवाइज़ यही अदालतें जिनको जजेस बुग़्ज़ के मारे हुए हैं, जज के खिलाफ लॉन्ग मार्च होता है, यही अदालत फौज पाकिस्तान है, जब इक़्तिदार में होते हैं, गवर्नमेंट में होते हैं, हुकूमत में होते हैं, फ़ौज ठीक होती है, अदरवाइज़ ये खलाई मखलूक होती है। हमें इस रवश को तर्क करना चाहिए। आपको अभी तक याद होगा जब JIT बनाई गई थी तो मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ की वो जफ्फी मशहूर है, जब वो मोतीचूर के लड्डू खिला रहे थे एक दूसरे को, बड़ी वाह वाह हो रही थी। लेकिन उसके बाद जब फैसला खिलाफ आ गया तो वही अदालतें जिनके खिलाफ बुरा भला कहा गया, वो तलाल चौधरी हो, दानियाल हो, निहाल हो, मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद हों, चलें आज बहुत अच्छी बात है। और हम समझते हैं कि
ने जो फैसला दिया है वो आइन और कानून के मुताबिक बुरा दिया तो है। आपको भी लगता है ना, नहीं। वो कहते हैं फवाद चौधरी साहब कि नायब अगर वजीर आजम को बुलाए तो बड़ी तौहीन में इस बात है। देखें, ये फवाद चौधरी साहब का एक अपना तबसरा होगा। मैं समझता हूँ कि इदारे आज़ाद हैं, कोई कानून से बालातर नहीं है। इमरान खान साहब को बुलाया है तो बिल्कुल उनको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। उनका कहने का मकसद ये था कि उनको किस बात में बुलाया नैब ने, कि वो एक इफ्तिताह करने गए थे एक मंसूबे का, एक या दो मंसूबे का, और वहाँ यहाँ पर तो जहाज इस्तेमाल होते रहे खाने मंगवाने के लिए, नाश्ते मंगवाने के लिए, सबके बराबर है। अब आपने जहाँ तक अलीमा खान का कहा, अलीमा खान इंडिपेंडेंट है, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लीजिए इकरा। क्या अलीमा खान कभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान रही, या उनके भाई वज़ीर आज़म रहे, का वालिद वज़ीर आज़म रहे? वो एक अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस करती हैं। उनका केस इस बात से अलग है, उनका टैक्स चोरी का केस तो हो सकता है, जिस तरह मियां नवाज शरीफ 5000 टैक्स देते थे, उन्होंने जो टैक्स कम दिया, उन्होंने कोई गोशवारे नहीं भरे हैं, कोई अपनी टैक्स रिटर्न नहीं दिए हैं, उसके लिए वो जवाब दे हैं। और बिल्कुल पूछा जाना चाहिए कि भाई न्यूयॉर्क के अंदर फ्लैट्स कहाँ से आए। अगर उन्होंने, मुझे नहीं पता, आज उन्होंने कहा है कि सिलाई मशीनों से ये पैसा आया है, लेकिन फिर इस तरह तो हसन हुसैन नवाज भी तो नहीं थे। हसन हुसैन नवाज का डिफरेंट केस है। वो किस तरह हसन हुसैन की उम्र थी 9 साल 10 साल। वो कहते हैं हमारे दादा ने हमें जायदाद दे दी। फर्ज करें दादा ने किया, फिर कतरी कहाँ चला गया, फिर वो कारोबार कहाँ चले गए, मनी ट्रेल किधर चले गई। एक बात ध्यान में रखिए, आप डिफरेंशिएट कर लीजिए कि मियां नवाज शरीफ को और उनको एक अदालत ने सजा दी है, ये कह के वो करप्ट हैं, बदयानत हैं, अदालत चोर ने हैं। रिलीफ भी दे दिया। ठीक है मुर्तज़ा साहब, आप हमारे साथ हैं, उनसे उनका भी टेक लेते हैं। मुर्तज़ा, जो आज अलीमा खान साहिबा ने वजाहत दी है कि पूरा एक्सपोर्ट के अंदर शेयर है, सिलाई मशीनों के जरिए जो कारोबार होता है, उन्होंने कहा मैंने तमाम जायदादें भी जाहिर की हुई हैं, चाहे देर से ही की। मुतमईन हो गए हैं आपकी पार्टी इस वजाहत से कि अब भी मुतालबा है कि JIT बने? देखिए, जो उन्होंने वजाहत दी है वो मेरे ख्याल में किसी के लिए काबिल कबूल नहीं है। वो लॉजिक समझ नहीं आती। जब ये PTI के दोस्त ऑपोजिशन जमातों से बार बार मनी ट्रेल मांगते थे, तो मैं समझता हूँ अलीमा बीबी भी इखलाकियात का तकाजा है कि उनको मनी ट्रेल पेश करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जो शक व शुबहात अब इस पूरे प्रोसेस के ऊपर आ गए हैं, तो बेहतर यही होगा कि कोई थर्ड पार्टी इस बात का फैसला करे कि आया मनी ट्रेल उनके पास है या नहीं है, क्या उनने जायज तरीकों से ये जायदाद अक्वायर की है, नहीं की है। और ये चीज भी देखने की जरूरत है कि अलीमा बीवी ने फिर टैक्स अथॉरिटीज को, अगर ये तमाम चीजें जायज तरीके से अक्वायर की गई थी, तो ये टैक्स अथॉरिटीज को क्यों नहीं डिक्लेयर की गई और एमनेस्टी स्कीम के तहत क्यों इसको लेके आई। तो ये तमाम जो सवालात हैं मैं समझता हूँ बड़े रेलेवेंट हैं और किसी ना किसी को इन सवालात का जवाब देना पड़ेगा ताकि इस मामले को आप सही तरीके से रिजॉल्व कर सकें। अगर कानून पाकिस्तान का ये कहता है कि ऑपोजिशन जमातों के लीडरान को अपने पैसे का हिसाब देना है, जो कि अच्छी बात है, मैं समझता हूँ सबको हिसाब देना चाहिए, तो मैं समझता हूँ तफरीक नहीं करनी चाहिए। अगर कोई शख्स जो कि वजीर आजम पाकिस्तान, मौजूदा वजीर आजम से रिलेटेड है, उसको भी उसी तरीके से जवाब दे होना चाहिए। इकरा, मुझे 1 मिनट देखिए, एक बात कीजिएगा, मैंने फिर आरिफ साहब की मुर्तज़ा वहाब साहब ने वैलिड क्वेश्चन उठाए हैं। मैं आपको इंश्योर करता हूं कि अलीमा खान, मैं फिर कह रहा हूं कि वो खुद जिम्मेदार हैं, तहरीक इंसाफ उनकी स्पोक्स पर्सन नहीं है। फिर भी वो मैं बताता हूं, जब इमरान खान को लिंक किया जाता है कि जी वो उनका जो शौकत खानम है, जो उनका वो यूनिवर्सिटी है नमल, वो ये क्या कहा जा रहा है, वहां पे कहा जाता है जी वहां से असासे आए। देखिए, मैं फिर कहता हूं कि बिल्कुल उनको अपनी मनी ट्रेल देनी होगी और वो दे रही हैं। आप मुझे बताइए, कभी प्राइम मिनिस्टर की बहन भी अदालतों में पेश हुई है? क्या वहां पर पेश होने के बाद? ये आरिफ साहब से भी जान लेते हैं। आरिफ साहब, मुझे बताइएगा, साबिक सदर की बहन तो पेश होती रही है, फरियाल तालपुर अभी भी हो रही है। मुझे आपकी जानिब आती हूँ, आरिफ साहब से उनका कॉमेंट ले लूँ। आरिफ साहब, ये जो लॉजिक दी है आज अलीमा खान साहिबा ने कि सिलाई मशीनों के कारोबार से ये अरबों खरबों की जायदादें बन गई, लंदन में, उधर अमेरिका में भी बन गई, दुबई में भी बन गई, और फिर मनी उन्होंने कहा कि मैंने जाहिर भी किया, क्या हुआ अगर लेट ही किया, एमनेस्टी स्कीम के तहत उन्होंने ये जायदादें जाहिर की। आप समझते हैं कि जो ऑपोजिशन मुतालबा कर रही है दे देनी चाहिए ज़राए आमदन की डिटेल्स, इसमें क्या बुराई है अगर जायज आमदन है तो? देखें इकरा, एक तो शौकत बसरा साहब ने कहा कोई भी कानून से बाला नहीं है, ये एक अच्छी रविश है, अच्छी गुफ्तगू है, इसमें तो दो राय है, कोई नहीं, कानून से बाला नहीं होना चाहिए। अलीमा हाँ ने क्या किया इसका जवाब तो PTI देगी, लेकिन मैं गुजारिश करने लगा, अलीमा हाँ और फरियाल तारपुर को मिलाना यही है जैसे हलवे में आलू गोश्त डालना। एक है कि ऑफिस होल्ड किसने किया, पब्लिक ऑफिस होल्ड किसने किया। पाकिस्तान में जायदादें बहुत सारे बिजनेसमैनों की होंगी, क्या अलीमा हाँ का मैंने कहा जवाब PTI देगी, मैं उनका तर्जमान नहीं हूं। क्या जब उन्होंने प्रॉपर्टी ली वो
पॉलिटिक्स में थी, उनका वालिद या भाई या बहन या मियाँ वजीर आज़म, वजीर आला या कुछ ऐसे ओहदे पर रहा था, नहीं रहा था। ये तो हकायक सामने आ जाएंगे, उन्हें आके इनकी सफाई देना होगी। लेकिन जब आप अपने आप को पब्लिक नुमाइंदा कहते हैं ना, पब्लिक नुमाइंदा, हम अवामी नुमाइंदे हैं, हम कानून से बाला है, तो फिर एक आप जब इलेक्शन लड़ते हैं तो एक गोशवारे जमा कराते हैं। मैं नहीं वो कराता, मैं अपनी वो जो है रिटर्न में कराता हूं, तो उसमें आपने बताया था उस बेस पर नवाज शरीफ को नहल किया गया। ठीक है, पाकिस्तान की सियासत ना दरअसल मफादात के इस शिकंजे में आ गई है कि जब JIT पीपल्स पार्टी के नून लीग के खिलाफ हो तो कायरा साहब उसकी तारीफें करते नहीं थकते कि जी अदालतों में क्लियर करो। जब JIT अपने खिलाफ आए तो कैसे इसे रद्दी की टोकरी में फेंक दो। भाई आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, आपकी बहन का मुर्तज़ा काबिल एहतराम भाई हैं, छोटे, उनको पता है उन्हें इंटरफेरेंस करती हैं या नहीं करती, मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा। माजी में उनके कहने पे ट्रांसफ़र पोस्टिंगें होती रही, कोई लॉन्च और मिलते रहे, नहीं मिलते रहे, लेकिन असल बात यह है कि एहतसाब सबको देना चाहिए, सहाफ़ियों को भी देना चाहिए, इसमें दो राय कोई नहीं है। सेलेक्टेड इंसाफ हमेशा नफरत को जन्म करता है। लेकिन मुझे मुर्तज़ा सिर्फ ये एक बात बता दे, बड़ा क्वीट है, बड़ा स्मार्ट बच्चा है, अच्छा है, नौजवान है, आजकल JIT के बारे नून लीग जो जरदारी साहब नासूर कहते थे नून लीग को, और शहबाज साहब कहते थे पेट फाड़ के निकालूंगा। इतनी कुर्बत दोनों जमातों में होने की वजह क्या है? PTI अलीमा को हिसाब देना चाहिए। मैं वो नहीं कह रहा 2004 में लिए या जब भी प्रॉपर्टी लिया, मोहब्बत की वजह तो होगी ना, मोहब्बत वैसे तो नहीं होती। और मुर्जा भाई मेरा भी एक सवाल ले लें कि जब आपको याद होगा जब IGI बनाई गई, रुपए बांटे गए मियां नवाज शरीफ वगैरह को, वो केस पीपल्स पार्टी का केस था जिसमें हमने कहा था कि नवाज शरीफ करप्ट है, बददियानत है, चोर है। क्या आज भी पीपल्स पार्टी इस बात पे कायम है? देखिए बसरा साहब, वो केस पीपल्स पार्टी का नहीं था, वो केस रियासत पाकिस्तान का था। FIA पीपल्स पार्टी के मातहत नहीं काम करती। हम समझते हैं वो एक खुद मुख्तार इदारा है, हमारे जमाने में कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। FIA अपने हिसाब से चीजें कर रहा था। अगर हमारी इंटरफेरेंस होती तो मेरे ख्याल में कब का हम इसके अंदर चीजों को, जिन जिन लोगों ने हमारे खिलाफ कार्रवाइयां की थी माजी में, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते। एक चीज बसरा साहब, आप भी इस बात की तायीद करेंगे, जब पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार था 2008 से लेकर 13 तक, जब आप हमारे साथ थे, एक भी पॉलिटिकल प्रिजनर उस जमाने में नहीं था पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल इंतकाम पे, पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन पे बिलीव नहीं करती थी। हमने हर इदारे को अपने हिसाब से काम करने दिया, सियासतदान को सियासत करने दी। हमने पॉइंट स्कोरिंग के लिए और अपने अपोनेंट को हिरासा करने के लिए जाली मुकदमात और केसेस नहीं बनाए। मैं समझता हूँ ये फैक्ट है जिसकी तायीद आपको भी करनी चाहिए और भट्टी साहब भी करेंगे। दूसरी बात, जो कुर्बत की भट्टी साहब बात कर रहे हैं, देखें, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। सियासत में कोई चीज हरफ आखिर नहीं होता। पीपल्स पार्टी कोई इल्हाक नहीं कर गई है मुस्लिम लीग नवाज के साथ, या मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक नहीं किया। हम ऑपोजिशन का पार्ट हैं और हमारा बुनियादी एक ही काम है कि जहां कहीं भी वफाकी हुकूमत गलत काम करेगी हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम पार्लियामान में खड़े होकर आवाज बुलंद करेंगे कि इस हुकूमत ने ये गलत पॉलिसी बनाई है, इस तरीके से पाकिस्तान की गरीब आवाम का इस्तेहसाल किया। इस चीज से हमें कोई नहीं रोक सकता। इस चीज को अगर आप मुकमुका कहते हैं तो बेशक कहने कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह के इल्जाम माजी में भी लगे थे कि हमारा नून लीग से मुकमुका हुआ है। एक मिनट, मुझे लेट मी कंप्लीट। इल्जाम लगे थे, इकरा लेट मी कंप्लीट। इल्जाम लगे थे कि मुकमुका हुआ है, लेकिन आज आप सब कहते हैं, आके PTI के दोस्त आके कहते हैं कि ये जो हमारे खिलाफ FIA की इंक्वायरी है, ये तो मियां साहब के दौर में स्टार्ट हुई थी। अच्छा मुर्तजा, ब्रेक का वक्त है। आई वांट यू टू स्टे ऑन द लाइन बिकॉज मैं आपसे ब्रेक के बाद ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो तरक्याती फंड्स अब मिलने लगे हैं सूबाई अरकान असेंबली को, और कराची में जो KDA बनाई जा रही है, वफाकी हुकूमत डायरेक्ट फंड्स उसके थ्रू देगी, आप इस पर रिस्पॉन्ड करें, लेकिन एक ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। कुछ यू टर्न्स की बात जरा एक दफ़ा फिर से हो जाए। आरिफ हमीद भट्टी साहब, एक तो यू टर्न जिसका जिक्र मैंने ब्रेक से पहले किया था कि अब सूबाई असम्बली के अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स देने का फैसला कर लिया गया है, KDA बनाई गई है ताकि वफाकी हुकूमत डायरेक्ट सिंध में, कराची में जो है अरकान असम्बली को फंड्स दे।
एक तो इस पर भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा, और दूसरा आज भी हमने देखा और जितने भी असेंबली के सेशंस हुए हम देखते रहे हैं कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ वहां मौजूद होते हैं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी होते हैं, एवं बिलावल भुट्टो भी मौजूद होते हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो हमेशा से कहते रहे हैं कि वो खुद जवाब देने के लिए मौजूद होंगे, आज फिर वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो ये भी एक यू टर्न ही हुआ। ठीक है, आरिफ हमीद को शायद आवाज़ हमारी नहीं जा पा रही, ये अपनी टीम से कहूंगी इसको रिजॉल्व कर लें। शौकत बिरसा आप ही रिस्पॉन्ड कर दीजिए, आपके कप्तान नहीं आते असेंबली में। इकरा, पहली बात तो ये है कि डेफिनेटली वो आएंगे। कब आएंगे? आएंगे, उसकी रीज़न ये है कि एक तो बड़ा एग्रेसिव माहौल हुआ है असेंबली का, दूसरा अभी आप पिछले 4 महीने में आप देख लीजिए कि हमारी इकोनॉमी की जो सूरत हाल थी, हम डिफ़ॉल्ट करने जा रहे थे, हमें दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर किया जा रहा था। नहीं, अभी क्या सूरत हाल हुई है? अभी ये हुई अल्हम्दुलिल्लाह 5 ममालिक के साथ आपने हमारे IMF के पास जाए बगैर UAE आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। क्राउन प्रिंस आए, पानी लगाने जा रहे हैं। चाइना ने इतना तारीखी कदम ये हुआ है कि CPEC के अलावा रुपए में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर, डॉलर में नहीं है। उसके बाद आप देख लीजिए मलेशिया 23 मार्च को पूरा उनका बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पे आ रही है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ऐसा मुल्क जहाँ पर क्रिकेट टीमें नहीं आती थी, वहाँ पर आप ये देखिए कि अभी टर्की गए थे हम लोग, वहाँ पर हमारे माहदे साइन हुए हैं। उसके बाद कतर के साथ आने वाले दिनों में हो रहे हैं। तो माहौल साजगार है। जहाँ तक बात है अरकान असेंबली को देने की ग्रांट्स, देखिए मेरा अपना व्यू ये है कि जो लोकल बॉडीज के इदारे हैं, जिनको हम बल्दियाती इदारे कहते हैं, उनका काम है तामीर तरक्की, गली नाली, सीवरेज, गटर, सड़कें, उनका काम है। असेंबलियों का काम लेजिस्लेशन है। लेकिन हुआ क्या है कि अभी यहाँ पे चूंकि वो लेजिस्लेशन हो रही है, बल्दियाती इदारे दोबारा से डेफिनेटली एक नया कवानीन पंजाब में और KP में तो ऑलमोस्ट कानून बन चुका है, इसलिए अभी पंजाब में ऑलरेडी दिए जा रहे हैं। अगर सिंध में दिए जाएं, वजह हो सकती है ना, जरा देखिए तमाम सूबों में दिए जा रहे हैं, ये कोई ये नहीं हो रहा कि सिर्फ सिंध में दिए जा रहे हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पे तो आपकी अपनी हुकूमत है ना, कराची में तो KDA बनाई गई है और उसके थ्रू दिए जाएंगे और सिंध हुकूमत का कोई रूल नहीं होगा, उसमें कोई रूल नहीं होगा। वो हमारे प्रोग्राम में खुर्रम शेरजमान साहब आए थे, उन्होंने क्लियरली कहा था। इकरा, जस्ट टू करेक्ट योरसेल्फ, वहाब भाई मुझे इंडोर्स करेंगे, KDA क्या है? कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है कराची शहर के अंदर। उसी के जरिए जो एक तो है जो मेयर बल्दियां हैं, जो मेयर हैं डॉक्टर वसीम अख्तर, और दूसरा KDA तो ऑलरेडी काम कर रही है। मुर्तजा, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। जी मुर्तजा, कुछ दिनों पहले खुर्रम शेरजमान साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने कहा था कि जो अथॉरिटी बनाई जाएगी उससे डायरेक्ट फंड्स PTI के जो वहां पर इलेक्टेड लोग हैं उन्हें दिए जाएंगे और सिंध हुकूमत का इसमें कोई रोल नहीं होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही खबर और यही व्यूज आप तक भी पहुंचे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में तो उन्होंने ये कहा था और उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने भी इंडोर्स किया था इसको। देखिए इस तरह के व्यूज तो बार बार हमारे पास पहुंचते हैं, बट सिंध गवर्नमेंट जो है वो लिखत में बिलीव करती है, क्योंकि इन राइटिंग को इस तरह की चीज नहीं आती तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, नंबर 1 की KDA जो है कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये मेयर के मातहत काम नहीं करती, ये सिंध हुकूमत के मातहत काम करती है। ये सिंध हुकूमत का इदारा है, सिंध गवर्नमेंट इसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। दूसरी बात जो आपने कही कि फंड डायरेक्टली किसी को दे दिए जाएंगे वो कंट्रोल करेगा, मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आईन पाकिस्तान बड़ा क्लियर है और वो ये कहता है कि आर्टिकल 97 कहता है कि वफाक की एग्जीक्यूटिव डोमेन क्या क्या होगा। तो लोकल गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड इदारे हैं, वो किसी भी तरीके से वफाकी इदारों के मातहत काम नहीं करते हैं, वो सूबाई हुकूमत के मातहत काम करते हैं। इफ एट ऑल अगर वफाकी हुकूमत कोई फंडिंग करना चाहती है किसी भी प्रोजेक्ट की सूबाई सिंध में, तो उनको मैं खुशामदीद कहूंगा, बट वो काम करने के लिए उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। और वो जो कराची डेवलपमेंट कंपनी बनाई गई है जिसके सरबराह साले फारूकी साहब हैं, उस कंपनी का तो रोल यही है, खुर्रम शेरजमान साहब कहते हैं कि फंड्स डायरेक्टली उन्हें जाएंगे, सूबाई हुकूमत का कोई रोल नहीं होगा इस कंपनी के थ्रू। देखिए KIDC को जितने भी फंडिंग कर दें, बुनियादी तौर पे नवाज शरीफ दौर में भी यही हुआ था। ठीक है। कि उन्होंने जब ग्रीन लाइन का मुद्दा स्टार्ट किया तो उनको बार बार प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने यही रिक्वेस्ट की कि इस काम को आप सूबाई सिंध की हुकूमत के थ्रू कराएं। अच्छा, आरिफ भट्टी साहब का भी स्टैंड ले लेते हैं, हमारे पास टाइम जरा कम है। आरिफ साहब कंप्लीट, जी जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए। जी मुर्तजा, मैं सिर्फ कंप्लीट ये करना चाह रहा हूँ, KIDC जो है मियां नवाज शरीफ के दौर में बनी थी और उसका पर्पस था
कि ग्रीन लाइन मंसूबे को कंप्लीट करना, हम बार बार कहते रहे कि काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू करें, हमारी बात नहीं मानी। आखिर में आपने देखा कि कराची में सफर किया ना, वो मंसूबा। ठीक है, आरिफ साहब को ले लेते हैं। ठीक है मुर्तजा, आपका पॉइंट आ गया, टाइम हमारे पास चूंकि कम है। आरिफ साहब, ये जो फंड्स दिए जा रहे हैं, यू टर्न ही है पीटीआई का, पहले तो तनकीद का निशाना, लेकिन अब फंड्स देने का ऐलान कर दिया गया है पंजाब में भी। पीटीआई के भी बदकिस्मती है, इमरान खान एक ऑनेस्ट और कुछ करने वाले हैं, तो बाकी यू टर्न की बजाय ये तो अब राउंड अबाउट होते जा रहे हैं हर काम में। कौन से काम में इन्होंने यू टर्न नहीं लिया, इलेक्टेबल नहीं लूंगा ले लिए, फिर पंजाब में स्पीकर काफरी का लिया, 2 महीने पहले आने वाले सीएम को ले लिया। अब इस तरह के बेपना यू टर्न लिए जा रहे हैं। दरअसल अब सियासत असूलों पर नहीं होती, अब मफादात की सियासत आ गई है। तो मैंने सिर्फ आखिरी बात, वहाब साहब ने मेरी बात को शायद समझा नहीं था, मैंने कह रहा हूँ, मैंने ये कहा था कि करप्शन में जिस पे लूटा है क्या पीपल्स पार्टी, उस पर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। सियासतदान एक दूसरे का साथ देना चाहिए, जमहूरियत को मजबूत कर, लेकिन करप्शन को बचाने के लिए नहीं। दूसरी पीटीआई की बहुत बड़ी गलती होगी अगर ये कराची में गवर्नर राज लगाने की कोशिश करेगी। ठीक है जी, शबाब भी अपना पॉइंट जी। ये है कि जब हमारी गिलानी साहब की हुकूमत थी, अक्रॉस द बोर्ड एमएनए एमपी वो किसी भी जमात के थे, सबको तरक्याती फंड्स मिलते थे। लेकिन बदकिस्मती से अब ये हो रहा है कि जो देखे ना एमपी एमएनए तमाम हल्कों के, खा वो अपोजिशन के हैं, खा वो हुकूमत के हैं। इसलिए जब अगर आप नहीं देंगे वहां से कराची से फंड वहां पे एमपीएस को, तो फिर हमें भी ये हुआ था कि जब नून लीग की हुकूमत थी, हम इधर अपोजिशन में थे पंजाब में, हमें मरकज से गिलानी साहब ने फंड्स दिए थे। ये तो नहीं हो सकता कि अगर एक अपोजिशन का एमपीए हो और वो अपने हल्के के अंदर वहां पर तरक्याती काम ना करवाए, तो ये वैसे ना इंसाफी है। लेकिन आप ये तो मानेंगे कि हुकूमत की जो कारकर्दगी है उससे नॉन इश्यूज जो हैं वो इश्यूज बनते जा रहे हैं, इस पे तो आप एग्री करेंगे? देखिए पहली बात तो ये मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा सा ओवर एक्ट हो रहा है, प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं। मैं समझता हूं कि जहां पे ये जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ना कि हुकूमत नाकाम होगी, मुझे बताइए, मुझे तो यूं लगता है जैसे पिछले 50 साल तहरीक इंसाफ ही हुकूमत में थी। 5 महीने में अब लोग डिटरमिन कर रहे हैं कि जी यहाँ पे महंगाई भी हो गई, बेरोजगारी भी हो गई, गैस भी कम हो गई, बिजली भी, इसमें तहरीक इंसाफ क्या लेना देना? मैं पार्टी में रहा हूं, बात यह है कि टाइम मिलना चाहिए। भट्टी साहब, आप भी समझते हैं कि हुकूमत की खराब कारकर्दगी से जो नॉन इश्यूज हैं वो इश्यूज बन रहे हैं, कारकर्दगी की भी कहीं ना कहीं फॉल्ट तो है जो इतने मौके मिल रहे हैं? नहीं, देखें मेरी नज़र में जो पीटीआई से उम्मीद थी उसके मुताबिक कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, जी बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि ये नैब शैब को रोना रोते रहे, इमरान खान को टीम मिल नहीं सकी। एक छोटी बात बता दूं, सिर्फ आज मैंने एक पंक्चर वाले को पूछा मोटरसाइकिल का, उसने कहा पहले 50 रुपए लगते थे, अब 70 रुपए लगते हैं पंक्चर के। इसका बोझ किसके पर पड़ेगा, ये मुझे मौजूदा हुकूमत बता दे। बिल्कुल, इसका जवाब तो वही बेहतर दे सकते हैं आरिफ अमीन साहब, क्योंकि महंगाई जो है वो आम आदमी की पहुंच से अब चीजें जो हैं शायद जरूरी है वो बाहर हो जा रही है और महंगाई का बोझ के तले वो दबे जा रहा है। बहुत शुक्रिया आरिफ अमीन भट्टी साहब आपका, शौकत बलफर साहब आपका, मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।